नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियों पर एक निगाह। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर बीजेपी पीडीपी में व्यापक सहमति, मतभेद के मसले भी शीघ्र सुलझने के संकेत। धार्मिक हिंसा बर्दाश्त नहीं, प्रधानमंत्री ने दिलाया सुरक्षा का भरोसा, कहा देश में आपसी सौहार्द की जड़ें गहरी। बिहार में विश्वास मत से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज, जेडीयू ने मांझी समर्थक 7 मंत्रियों को किया निलंबित, बीजेपी विधायक दल की बैठक कल। दिल्ली सरकार ने ठेका कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर लगाई रोक, संजीव चतुर्वेदी की नियुक्ति पर पर्यावरण मंत्री को लिखा पत्र, कांग्रेस ने कामकाज के तरीके पर उठाए सवाल। और स्वाइन फ्लू से अब तक 600 मौत, राजस्थान में अब तक 176 की गई जान, गुजरात में मरने वालों का आंकड़ा 150 के पार। और अब पहली खबर। जम्मू कश्मीर में साझा सरकार के लिए बीजेपी और पीडीपी के बीच अधिकतर मुद्दों को सुलझा लिया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अनुच्छेद 370 और आफ्स्पा के मुद्दे पर सहमति बनाने की आखिरी कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीती रात बीजेपी के नेताओं से मुलाकात भी की। दोनों दलों के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। अनुच्छेद 370 और सशस्त्र बलों को विशेषाधिकार कानून पर बीजेपी और पीडीपी के बीच बातचीत का दौर जारी है। दोनों दलों में चर्चा इस बात पर है कि आखिर कैसे इन दोनों मुद्दों को न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जगह दी जाए। सूत्रों के अनुसार रविवार को दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में बीजेपी और पीडीपी नेताओं की मुलाकात हुई। हमारे संबंधित संगठन जो जम्मू कश्मीर के विषय में विशेष काम करते हैं या विशेष उनके विचार हो, उन सभी से विचार परामर्श जिस स्तर पर होना है उस स्तर पर हो रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोरा से मुलाकात की। हालांकि इस मसले पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सरकार बनाने के विषय में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। संगठन की ओर से कुछ एक नेताओं को अधिकृत किया गया है इस विषय पर चर्चा करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए। उचित यही होगा कि वो इस विषय में आपसे चर्चा करें। दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में है और जैसे ही इन दोनों मसलों पर अंतिम फैसला हो जाता है, सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। I think there are more areas of convergence now as a result of talks and informal talks than there are areas of divergence. But we have faith in our leadership to skillfully negotiate. लेकिन दोनों ही पार्टियां सरकार गठन के लिए कोई समय सीमा नहीं दे रही हैं, लेकिन लग यही रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में सरकार गठन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर विधान परिषद के चुनाव के लिए बीजेपी ने 11 में से 5 उम्मीदवारों का ऐलान मंगलवार को कर दिया। राज्यसभा की तरह ये चुनाव भी दोनों ही दल समझौते के तहत लड़ रहे हैं। जल्दी ही पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी संभव है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में सरकार गठन से पहले बीजेपी और पीडीपी के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में धारा 370 और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पर क्या कहा जाता है और कितना कहा जाता है, इस पर आरएसएस की सीधी नजर है। और यही वजह है कि इन दोनों पार्टियों को सरकार गठन में अभी समय लग रहा है। कैमरामैन प्रेम के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो सरकार गठन में लगातार समय लग रहा है, लेकिन मीटिंग का दौर भी जारी है और हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए राहुल जलाली हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल जी। व्यापक सहमति हो गई है, 2-3 दिन से लगातार राम माधव जी भी ये कह रहे हैं और बीजेपी के हलकों से भी ये खबरें आ रही हैं, पीडीपी के हलकों से भी खबरें आ रही हैं। आज विधान परिषद की सीटों का भी दोनों पार्टियों ने बंटवारा कर लिया। उससे पहले राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए भी दोनों पार्टियों में आम सहमति देखने को मिली, लेकिन फिर भी देर क्यों हो रही है? देखिए, हाँ, जहां तक आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने अभी बताया है कि एक मुद्दा सही है कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का है, उसमें बातचीत का जो मुद्दा सामने रखा गया है
प्रॉब्लम जो आ रही है कि पीडीपी ये जा रही है बीजेपी से कि इसमें एक टाइम पीरियड फिक्स किया जाए कि कब आसपा को हटाया जाएगा जम्मू कश्मीर से। शायद उसमें बीजेपी की कुछ दिक्कतें हैं कि 1 साल कहना या 2 साल कहना, वहां पे एक मुद्दा वो है। दूसरा मुद्दा जो बहुत अहम है वो है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी का। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने ये मुद्दा सामने रखा हुआ है कि जो 47 में वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए हैं उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट दिया जाए। तो वो दूसरा मुद्दा है जो बीजेपी चाहती है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आए। जहां तक आर्टिकल 370 का सवाल है, अगर हम पहले आफ्सपा पे ही बात कर जी, लें, जी। आप कह रहे हैं कि पीडीपी चाहती है कि बीजेपी समय दे और बीजेपी समय नहीं, देने समय एक निर्धारित करे, हाँ। जिसमें आसपा को हटाने के लिए बात वो पक्की कर सके। लेकिन सवाल ये सवाल है कि आज अगर ये बात का खुलासा हो जाए तो अभी बिहार में चुनाव लड़ने हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने हैं और बीजेपी हमेशा से इन मुद्दों को भावनात्मक मुद्दे बनाकर चुनाव लड़ती रही है, तो कैसे सामना करेगी? देखिए, ऐसा है, आपने खुद ही अपना जवाब दे दिया। हाँ। कि आप बाकी सब चीजें तो हो गई, मतलब ये भी तय हो गया कि 6 साल के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर होंगे, हाँ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के होंगे, कौन किसके पास कौन सी पोस्ट आएगी कैबिनेट में वो भी कम से कम तय है, एक आध को छोड़ के। तो अब बचा क्या? बचा तो यही ना कि अगर बीजेपी पूरी तरह कह दे कि आसपा के मुद्दे पे हम तैयार हैं 1 साल में उसको हटाने के लिए, तो बिहार चुनाव में क्या होगा? वही सवाल है 370 के सामने। देखिए, जब से बीजेपी क्या, जनसंघ जब से शुरू हुई, हिंदू महासभा, जनसंघ प्रजा परिषद के नाम से पहले जाना जाता था, तब से उन्होंने ये नारा लगाया है 370 के खिलाफ कि एक संविधान एक प्रधान की बात, दो विधान दो कानून नहीं होगा, एक प्रधान एक संविधान, उसकी बात भी चली है, जो उनका नारा रहा है, अटूट अंग का नारा रहा है। तो उसका क्या होगा? जो आपने इतने सालों से एक नारा लगाया है उसको आप एकदम कैसे छोड़ सकते हो? पर एक चीज मैं बता दूं कि जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन थे अभी, लेकिन अगर बीजेपी नहीं छोड़ती है तो क्या पीडीपी इस पे सहमत हो जाएगी? बीजेपी ने जो अभी इलेक्शन हुए थे, जो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए थे, उसमें उनके मैनिफेस्टो में 370 का मुद्दा नहीं था। आप इसे भी तो समझिए। तो मुझे नहीं लगता कि 370 पे थोड़ी लचक दिखाने को बीजेपी तैयार है। वो वाजपेयी जी के वक्त भी आपको याद होगा हुआ था, जो तकरीरें, जिस किस्म की भाषण जो प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्शन के दौरान जम्मू और कश्मीर तो के क्या आपको लगता है कि थोड़ी लचक दिखाने के लिए तैयार है या पूरी तरह से धारा 370 को ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार है, या कोई कॉमन मिनिमम कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंट होगा? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तो कोई बीजेपी का ये कहेगा नहीं कि 370 को हम ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। हाँ। पर एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि 370 का मुद्दा सामने लाया नहीं जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो पीडीपी के लिए बहुत दिक्कत है इस अलायंस में आने के लिए। और जहां तक आसपा का सवाल है, मुझे लगता है उसमें भी कोई अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। मैं कुछ ये सोचता हूँ अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो फिर आपने जैसा कि कहा था शुरुआत में कि पीडीपी ये चाहेगी कि बीजेपी ये तय करे कि किस समय फ्रेम में उसको हटाएगी। जैसे ही ये तय होगा फिर विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां, चाहे वो एनसीपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो इतनी कमजोर भी नहीं है जम्मू कश्मीर में, वहां विधानसभा में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा सरकार आज की तारीख में अगर जम्मू कश्मीर में पार्टी है, हाँ बिल्कुल आपने कहा विपक्ष में जो है वो तो इस मुद्दे को उठाएंगे। बीजेपी ये कुछ भी कहे, उसके लिए शायद बीजेपी उसी दिन तैयार हो गई थी जिस दिन उन्होंने ये फैसला किया कि वो मिलके पीडीपी से सरकार बनाने वाले हैं। और पीडीपी भी जो उनका बैकलैश जिसे कहते हैं जो कश्मीर में आएगा, उसके लिए वो उसी दिन तैयार हो गई थी। इनका अब मुद्दा ये है कि ये एक और आपने जो इसमें बहुत एक बड़ी बात जो है वो पीस प्रोसेस कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के साथ उससे कैसे आगे लिया जाए, वो भी एक मुद्दा सीएमपी में आया है। तो उससे ये मुझे लगता है अहमियत देंगे, उससे चलाएंगे। पर एक चीज आप एक चीज आप याद रखिए कि मैं तो सोचता हूं कि अगर 2 पार्टी बीजेपी के मेंबर जम्मू कश्मीर में ये तय कर ले कि उन्होंने एक इलेक्शन तो साथ लड़ा है ना, राज्यसभा के जो 4 सीटें थे उस पर तो वोट दिया, बीजेपी वाले ने पीडीपी को वोट दिया, पीडीपी वाले ने बीजेपी को वोट दिया। अभी फिर बातचीत हो रही है, हो गई है
कि जो अभी असेंबली का लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो इलेक्शन विधान होगी, परिषद के जी elections के लिए। परिषद की जो इलेक्शन होगी उसमें भी सहमति हो चुकी है। और मसला ये है कि इन्हें नॉमिनेशन का जो दिन है जन परिषद का, वो शायद 28 है, क्योंकि 2 को इलेक्शन है। उससे पहले इन्हें कैबिनेट बनाना है, क्योंकि कैबिनेट के 2 पोस्ट होते हैं जन परिषद में जो वो नॉमिनेट करते हैं। तो ये 2 पोस्टों से हाथ धोना नहीं चाहेंगे। तो मैं सोचता हूं कि शायद ये सारी चीजें ठीक है आसपा की, लेकिन शायद मुहूर्त का भी यहाँ इंतजार हो रहा है। राहुल जलाली जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये दोनों ही मुद्दे हैं, चाहे वो धारा 370 का मसला हो, चाहे वो आफ्स्पा का मसला हो, इन दोनों ही मसलों पर बीजेपी को ही ज्यादा झुकना पड़ सकता है, क्योंकि अगर उसको वैली में संतुलन बनाए रखना है तो उसको ज्यादा पहली बात कॉम्प्रोमाइज है करना कि पड़ेगा। मुझे लगता है ये अल्फाजों का मामला है। हाँ। क्या वर्डिंग होगी, क्या अक्षर, किस किस्म के अल्फाज उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में डाले जाएंगे, और उस पे सहमति मुझे लगता हो चुकी है। क्योंकि ये याद रखिए 2 हफ्ते से इनफॉर्मल डायलॉग इनका चल रहा है। वो दिल्ली में हुआ है, वो बंबई में हुआ है, ये दोनों शहरों में ये डायलॉग चली है। उसमें कई लोग पीडीपी के जो बड़े नेता हैं वो सब रहे हैं उसमें। और ये जो स्ट्रक्चर डायलॉग है, ये बहुत मुद्दों पर अब सहमति हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए ज्यादा कहा जा रहा है कि 370 पे ये डिफरेंसेस आ गए, और आसपा पे ये डिफरेंसेस है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी पे ये डिफरेंसेस है। क्योंकि आप गौर करिए, वेस्ट अगर पाकिस्तान सब चीजों पे रिफ्यूजी, सहमति बन गई है, राम माधव जी भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, अगर सब चीजों पे सहमति बन गई है तो नतीजे आए तो 23 दिसंबर के बाद से 1.5 महीने गुजर चुके हैं, फिर क्यों नहीं सरकार बन जा पाई? दिल्ली का इलेक्शन भी तो आ गया ना, उसे क्यों भूल रहे हो, उस रिजल्ट को क्यों भूल रहे हो? हाँ। तो उससे क्या होता है, दोनों पार्टी को जम्मू में देखिए एक स्ट्रेटेजी बीजेपी की थी, 25 सीट आ गए उसे कहते हुए। पीडीपी ने कुछ बातें कही कश्मीर में, उससे उनको वोट मिला और उनके सीटें 28 आई। अब ये उन लोगों को कैसे कहे, अपने इलेक्टोरेट को, कि देखिए हम दोनों एक साथ मिल गए? कुछ तो उन्हें बताना होगा ना कि हमने स्ट्रगल किया और उसी के बाद हमने आपस में हाथ जोड़ा है आपके बेहतरी के लिए। कश्मीरी को और जम्मू के जो इलेक्टोरेट है उसको ये मैसेज तो देना है, वो स्ट्रगल का मैसेज, कि हम लोग एकदम हथियार नहीं छोड़ दिए, हम तो बातचीत करके, सरकार में कुर्सी में बैठने के हम लालची नहीं थे। हम तो आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब की बात। जनता को मैसेज देने की इतनी चिंता है तो कितने दिन ये संबंध टिका रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये संबंध कितने दिन टिका रहेगा। मुझे लगता है 2 मुद्दे इसमें अगर कल बीजेपी या आरएसएस कहिए, जो भी कहिए, क्योंकि बातचीत बहुत मामलों पे आरएसएस से हो रही है, बीजेपी से उतनी कम हो रही है, ज्यादा आरएसएस से, जो मुझे मालूम है। ये कहिए कि कब तक ये 370 के मुद्दे को ठंडे बस्ते में रहने देंगे, एक सवाल वो है। दूसरा, जब वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी के स्टेटस की बात आएगी, अगर उन्हें स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट दिया जाए तो कश्मीर में इसका क्या रिएक्शन होगा, दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा ये है। ये दोनों, और तीसरा कि अगर ये सरकार बनती है, देखिए हालत कश्मीर में अभी भी बहुत खराब है। जो सैलाब आया था, जिसमें जो उसके जो नुकसान जो उसका हुआ था, अभी भी लोग तंबुओं में रह रहे हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। मिले हैं कुछ थोड़े बहुत पैसे मिले हैं, पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो रिलीफ दिवाली के दिन जो गए थे वहां पे, बहुत बड़ी बात की थी। पर जो नहीं, सियाचिन और श्रीनगर भी गए थे, जो उन्होंने वहां पे वायदे किए थे, अभी भी कश्मीर उस वायदों के लिए बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है। उन्हें लगता है वो लोगों के घाव भरे नहीं वहां पर। देखिए वो अभी जो जिनका घर टूट गया था, तब जो गरीब है श्रीनगर का, जिनका घर टूट गया था, वो अभी भी तंबू में रह रहा है। ये पूरी सर्दियां उसने तंबू में कटाई है। तो उनके लिए पैसा, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार बने तो कुछ उन्हें मदद हो। तो एक चीज ये भी बहुत एक बड़ा सवाल होगा, एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, क्योंकि श्रीनगर शहर देखिए, तो जनता वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएगी। अगर सरकार बनाने के लिए 2 राजनीतिक पार्टियां अपने तरह से पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो जनता भी वेट एंड वॉच और करेगी। अगर आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर की जनता पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझती है, और वैसे वो पूरे भारत की जनता समझती है, तो उनको ये सरकार उनके साथ क्या रवैया रखता है, उस पे
ये दारोमदार रहेगा, ये डिपेंड करेगा ये सरकार कब तक चलेगी। सबसे ज्यादा आप कह रहे हैं कि दारोमदार जनता की भावनाओं का अगर ख्याल नहीं रखेगी सरकार तो उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अभी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द सरकार बने। मुझे भी लगता है कश्मीर के वे लोग अब यही उम्मीद करते हैं कि उनकी कुछ फायदा हो। जी, बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये थी आज की पहली खबर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। श्रीलंका से मजबूत होते रिश्ते, तमिलों के लिए भी अच्छे संकेत। देखिए देश देशांतर सिरिसेना भारत में आज रात 8:30 बजे। चर्च पर हमले और घर वापसी जैसे कार्यक्रमों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक कट्टरता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी समूह को एक दूसरे के खिलाफ घृणा फैलाने की यानी नफरत फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने धर्म के चयन को निजी आजादी से जोड़ा है। दिल्ली में ईसाई समुदाय के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते धार्मिक उन्माद पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अल्पसंख्यकों में भरोसा जगाते हुए कहा कि किसी भी धर्म के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन मामलों में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई का भरोसा भी प्रधानमंत्री ने दिलाया। We cannot accept violence against any religion on any pretext, and I strongly condemn such violence. My government will act strongly in this regard. प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। My government will ensure that there is complete freedom of faith and that everyone has the undeniable right to retain or adopt the religion of his or her choice without coercion. कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन, वित्त मंत्री अरुण जेटली और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला भी मौजूद थी। कुरियन ने चर्च में तोड़फोड़ की हालिया घटनाओं को अपवाद करार दिया। वित्त मंत्री ने इन अपवादों को भी अस्वीकार्य करार दिया। Some incidents of violence or attack, I would like to say they are only aberrations. They are only aberrations. And I am sure those aberrations will be dealt with seriously. Professor Kurian just now made a comment that some recent instances should be regarded as aberrations. I would only supplement what he had said, that they are not merely aberrations, Professor. These should be regarded as unacceptable aberrations in a society as liberal as India. दरअसल पिछले 6 महीने में दिल्ली में चर्च में तोड़फोड़ और चोरी की 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं एक स्कूल को भी निशाना बनाए जाने से अल्पसंख्यकों में गुस्सा है। इसी तरह धर्म परिवर्तन और घर वापसी जैसे कार्यक्रमों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात दिल्ली सरकार की। दिल्ली में डिमोलिशन ड्राइव पर पाबंदी लगाने के बाद अब दिल्ली सरकार ने राज्य के सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हटाने पर रोक लगा दी है और इस फैसले से करीब 1 लाख लोगों को राहत मिलने की बात कही जा रही है। दिल्ली सरकार के इस फैसले का सीधा असर स्कूलों और अस्पतालों से जुड़ी सेवाओं पर पड़ेगा। आज जारी आदेश में कहा गया है कि अगले आदेश तक ठेके पर काम करने वाले किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। इस बीच राज्य सरकार ने एम्स के पूर्व चीफ विजिलेंस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसी तरह से गुजरात सचिवालय में मीडिया के घुसने पर रोक लगाई थी। अब वही काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो कहीं पर इन दोनों की जो विचारधारा है वो एक दूसरे से मेल तो नहीं खाती। इस बीच सचिवालय में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी आज भी जारी रही। कांग्रेस और बीजेपी ने इसकी तीखी आलोचना की है कि मीडिया को सचिवालय में नहीं आने दिया जाएगा और
उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, क्यों रोका गया है, इसके बारे में वो अपनी नीति स्पष्ट करें। हमारा ये कहना है ये फैसला तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, वरना हम इस फैसले का विरोध करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार का बचाव किया है। जैसे अधिकारियों के बैठने के लिए दफ्तर है, जैसे मंत्रियों के बैठने के लिए दफ्तर है, वैसे ही मीडिया वालों के लिए बैठने के लिए बाकायदा एक मीडिया सेंटर सचिवालय में बना हुआ है, जहां तक आराम से जाते हैं वो बैठते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में झुग्गियों को हटाने पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली पुलिस को नई सरकार को हर तरह की मदद देने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने मांझी समर्थक 7 मंत्रियों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने की वजह से 7 को निलंबित किया गया है। नरेंद्र सिंह, नीतीश मिश्र, शाहिद अली, वृषण पटेल, भीम सिंह, सम्राट चौधरी, महाचंद्र सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया है, निलंबित किया गया है। जीतन राम मांझी को पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है। शरद यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के फैसलों से बिहार में संकट खड़ा हो गया है। काम गवर्नर साहब करना चाहिए था, हमको अदालत जाना पड़ा क्योंकि बिहार बर्बाद हुआ जा रहा है। यानी बिहार जो है वो वैसे ही एक गरीब सूबा है और उसमें जो बजट है उसकी सीमा को कोई देखने नहीं, कुछ भी करना यानी एक तरह से एक मुंगेरी लाल का सरकार चलाने का काम हो रहा वहां। इस बीच बिहार में विश्वास मत पर वोटिंग के लिए महज 3 दिन बचे हुए हैं और जेडीयू के नेता भी भोज देकर विधायकों को नीतीश कुमार के पाले में रखने की कोशिश में जुटे हैं। मुख्यमंत्री मांझी ने आज अपने विश्वास पात्र नेताओं से मुलाकात की और बीजेपी विधायक दल की भी कल बैठक होने वाली है। बिहार में सियासी घमासान के बीच बयानों का दौर भी जारी है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार पर महादलितों के अपमान का आरोप लगाया है। हमारा आरोप है कि जीतन राम मांझी एक महादलित को धोखा देने का काम नीतीश कुमार ने किया। एक महादलित था इसलिए मुख्यमंत्री बनाया और जो कि महादलित है इसलिए हटाया जा रहा है। और कोई दूसरे जाति का मुख्यमंत्री होता तो नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं होती कि उसको हटाने का इस प्रकार से षड्यंत्र करते। नीतीश कुमार भी बयानबाजी में पीछे नहीं हैं। बीजेपी के आरोपों का पलटवार करने वाले नीतीश का दावा है कि साल 2000 में उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था, जबकि मुख्यमंत्री मांझी को 14 दिन मिले हैं। नीतीश के आरोपों से बेपरवाह मांझी कैंप के मंत्री बहुमत साबित करने का दावा कर रहे हैं। हमारे पास 30 से 35 लोग हैं और आजकल में जो संख्याएं हैं, कुछ लोगों से बातचीत जो हुई है, जिन लोगों की बातें अभी हम लोगों के पास आई हैं, जो लोग फोन से संपर्क में हैं, मुझे लगता है कि हम 40 को पार करेंगे। और ये सत्य है कि बीजेपी अगर अपना रुख स्पष्ट करती है, बीजेपी अगर फ्लोर पे हम लोगों का मदद करती है तो ये बहुमत साबित होगा। बिहार में 20 फरवरी को मांझी सरकार को बहुमत साबित करना है। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। विश्वास मत से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश से खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले में कांग्रेस के आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि जिस दस्तावेज के आधार पर पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत को गिरफ्तार किया गया, उसी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम शामिल है। दिग्विजय सिंह ने यहां तक कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगा था। विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं और जिस तरह की ये उनकी चेष्टा है वो निश्चित तौर पर छवि खराब करने का प्रयास है और हम उस मामले में कानूनी कार्रवाई करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक नजर देश दुनिया की कुछ और खबरों पर। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र राज्यपाल राम नाईक के अभिभाषण के साथ ही बुधवार से शुरू हो जाएगा। 24 फरवरी को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राज्य के सालाना बजट को सदन पटल पर रखेंगे। 27 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान 6 अहम बिल सदन में पेश किए जाएंगे।
निवेशकों के रुपए न लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अदालत ने सहारा प्रमुख से पूछा कि आपको 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने में मुश्किल हो रही है तो आप बाहर आने के बाद 30,000 करोड़ रुपए का भुगतान कैसे करेंगे। सीपीआई नेता गोविंद पानसारे की हालत नाजुक लेकिन स्थिर बनी हुई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। टोल टैक्स के खिलाफ मुहिम चलाने वाले पानसारे को सोमवार को अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने आज बोधगया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। सिरिसेना रविवार से 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता आर.आर. पाटिल का आज राजकीय सम्मान के साथ तासगांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पाटिल का सोमवार को मुंबई में निधन हो गया था। 57 साल के पाटिल 6 बार विधायक रहे। पाकिस्तान के लाहौर में आज पुलिस लाइन के बाहर हुए एक आत्मघाती हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। इससे पहले 13 फरवरी में पाकिस्तान के पेशावर में भी एक मस्जिद के करीब हुए आत्मघाती हमले में 20 लोग मारे गए थे। विश्व कप क्रिकेट के छठे मैच में आज न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 3 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 36.2 ओवर में 142 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 24.5 ओवर में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पूर्वी अमेरिका में बर्फीली तूफान का असर आम जनजीवन पर पड़ा है। मंगलवार को भारी बर्फबारी की वजह से वाशिंगटन डीसी में सभी कार्यालय बंद रहे। भारी बर्फबारी की वजह से लोग घरों में कैद हैं।